2027 विधानसभा चुनाव के लिए देश भर की पार्टियों के लिए महाकुंभ का अखाड़ा बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप इन तमाम पार्टियों पर, इन तमाम नेताओं पर एक निगाह दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, या फिर शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, के कविता हो, डी राजा हो, एम ए बेबी हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, प्रशांत किशोर हो, ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने जा रहे हैं और इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये सभी लोग चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इस महाकुंभ में हम एक डुबकी लगा लें, ताकि हमारी पार्टी को ये कहा जा सके कि उत्तर प्रदेश में हमने चुनाव लड़ा है, दमखम से लड़ा है, हमारे इतने उम्मीदवार उतारे गए थे। तो क्या है पूरी कहानी, कौन कौन उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहा है या कौन कौन उतर सकता है, ये सब कुछ आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले शुरू हम असदुद्दीन ओवैसी से करेंगे, यानी AMIM के मुखिया से करेंगे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं, तेलंगाना से, उन्होंने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के 200 मुस्लिम बहुल इलाकों में या 200 मुस्लिम बहुल सीटों पर उनकी तैयारी है और यहां पर उनके उम्मीदवार उतारे जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी लगातार सभाएं भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हमें अब बराबर की हिस्सेदारी चाहिए और बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो फिर बाद में ये मत कहना कि हमने आपको दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। ये डायलॉग, ये लाइन उन्होंने अखिलेश यादव के लिए बोला था। असदुद्दीन ओवैसी 2027 विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इनके पीछे की कहानी एक ये भी है कि 2017 में जब ये उत्तर प्रदेश में लड़े थे तब इनका वोट परसेंट 1% के करीब था। जब ये 2022 में फिर से लड़े तो सीट भी बढ़ाई इन्होंने, इनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा। इस बार कहा जा रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी 200 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो ना केवल वोट प्रतिशत बढ़ेगा बल्कि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत कम भी होगा। आगे बढ़ते हैं। चिराग पासवान भी इस बार कहना शुरू कर चुके हैं कि इस बार हम पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। यानी उनकी जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी जो है, उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के जितने भी दलित और पासवान सीट है या जो दलित और पासवान वोट बैंक पर ताल्लुक रखने वाली, जहां पर इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, वहां पर हम अपने उम्मीदवार लगभग उतारेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 403 सभी 403 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में वो मैदान में उतरेंगे। उन्होंने नया फॉर्मूला भी दिया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चाहे उनके पिता रामविलास पासवान हो, वो बहुत पुराने ताल्लुकात रखते थे और अब युवाओं के आवाज़ के लिए वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ऐसा जो है एक टैगलाइन चिराग पासवान ने दी है। हालांकि इसके पहले उनके पिता ने भी ट्राई किया, कई बार कोशिश की उत्तर प्रदेश के चुनाव में दमखम दिखाने की, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। सीटें तो नहीं जीत पाए लेकिन वोट प्रतिशत भी उस लहजे का नहीं मिल पाया था। विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी, जो कभी बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में 2025 के बिहार विधानसभा में ये जो है तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़े थे, उनका कहना है, जिनकी पार्टी का नाम VIP है, विकासशील जनता इंसान पार्टी, वो अब उत्तर प्रदेश में लड़ने की बात करें। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से निषादों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में निषाद वोट बैंक भी है जिसकी राजनीति संजय निषाद करते हैं। अब मुकेश सहनी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर संजय निषाद उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। इसी फिराक में तमाम दल तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारा वोट बैंक या वोट प्रतिशत 1% को भी पार कर जाता है तो हम बाकी राज्यों में जब जाएंगे तो कहेंगे कि हमने देश के सबसे बड़े राज्य में लोकतांत्रिक आधार पर सबसे बड़े राज्य में चुनाव लड़कर आया है, जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, वहां वोट परसेंटेज हमारे इतने। तो मुकेश सहनी भी तमाम अपनी तैयारियां जो है निषाद वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार से ये भी ताल्लुक रखते हैं, चिराग पासवान भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तो इस बार बिहार के कई दल उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। उनका साफ कहना है कि निषाद और मछुआरा समाज के वोटों पर हम ध्यान देंगे क्योंकि इनके साथ उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की भी निगाहें उत्तर प्रदेश में, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है JMM, वो भी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है, क्योंकि झारखंड से जो बॉर्डर लगते हैं, झारखंड से जो विधानसभा सीटें लगती हैं, उन सीटों पर इनके उम्मीदवार उतारने की तैयारी जो है यहाँ पर JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा
कर रही है। साथ में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो पिछले विधानसभा में भी उम्मीदवार उतारे थे, इस बार भी पूरी तैयारी है कि आम आदमी पार्टी इस बार 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अब कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आया जाए, पंजाब में हमारी सरकार बन गई, उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा दमखम लगाया जाए। अगर 2 से 3 सीटें भी निकल जाती हैं, नहीं भी निकलती हैं, अगर वोट प्रतिशत भी बढ़ जाता है तो ये होगा कि हम नेशनल पार्टी की जो दावेदारी पेश कर रहे हैं उसमें थोड़ी और मजबूती आ जाएगी। आम आदमी पार्टी के अलावा जब आप बढ़ेंगे इस सीक्वेंस में, क्योंकि देखिए पहले नंबर पे हमने बताया एमआईएम है, दूसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी है, तीसरे नंबर पर वीआईपी है, चौथे नंबर पर जेएमएम है, पांचवें नंबर पर आम आदमी पार्टी यानी आप है, छठे नंबर पर आती है शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना। उद्धव ठाकरे का कहना है कि हम भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर ये सभी लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे तो फिर समाजवादी पार्टी या बाकी के विपक्षी दलों का क्या होगा, उनके वोट बैंक का क्या होगा, ये जवाब आप दीजिएगा। लेकिन हम कहानी आपको बताते हैं कि इसके अलावा और कौन उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाने के लिए आ रहा है। अब देखिए इसी में शरद पवार की जो पार्टी है वो भी यहाँ पर महाराष्ट्र से होती हुई उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। शरद पवार की जो पार्टी है उनका कहना है कि इनके ताल्लुकात जो भारतीय जनता पार्टी से है वो अच्छे ही हैं, लेकिन हम कुछ सीमित सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाह रहे हैं ताकि ये हो सके कि उत्तर प्रदेश में हमने चुनाव लड़ा है, उत्तर प्रदेश में हमने इतने उम्मीदवार उतारे थे, नहीं 1% वोट बैंक, अगर 0.10% वोट बैंक भी मिल जाता है तो ये होगा कि शरद पवार ने यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ा। और इसी एंगल के साथ इनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी टीएमसी जो पिछली बार भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, इस बार भी कहा जा रहा है कि वो जो है अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उनका मेन फोकस ये है कि राष्ट्रीय विस्तार मिल सके। मैंने कहा ना कि यहाँ पर नेशनल पार्टी बनने की होड़ लगी हुई है कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे और उसी के लिए सबसे बड़ा राज्य लोकतांत्रिक आधार पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर ये तमाम दल आने की कोशिश कर रहे हैं। और केवल अभी बात बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की नहीं है, यहाँ तेलंगाना से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बाकी राज्यों से भी लोग आ रहे हैं जो अपनी पार्टी को या कहें कि अपने दल को उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के जरिए लड़ाना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी इस बार कोशिश कर रही है कि 10 से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाए जाएं, लेकिन सवाल यही है कि इनके संबंध अखिलेश यादव से बेहद खास हैं। तो क्या अखिलेश यादव टीएमसी को सीट देगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो टीएमसी में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, अखिलेश यादव ने बिहार में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, तो जो बिहार से यहाँ आ रहे हैं, कहानी तो ये भी चली कि तेजस्वी यादव भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। तो फिर अखिलेश यादव इन लोगों को समझाएंगे कैसे? अखिलेश यादव से इनकी बात बनेगी कैसे? ये बड़ा सवाल है। और अगर ये सभी लोग यूपी में आ गए तो फिर सपा का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, बाकी के जो विपक्षी दल हैं उनका क्या होगा? अब टीएमसी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बीआरएस भी दिखाई देगा कि कविता ने भी कहा है कि तेलंगाना से हम बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उनका ये कहना है कि हम अपने संगठन को और मजबूत करना चाहते हैं, इसका विस्तार करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर कोई दल आता है, चुनाव लड़कर जाता है, तो वो कहता है कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य में हमने अपने उम्मीदवार उतारे। और उत्तर प्रदेश जो हिंदी बेल्ट है, तेलंगाना से आकर अगर उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो फिर साउथ में जाके ये बात कही जाएगी कि हमने योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में जाकर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हारे जीते, सीट निकली नहीं निकली, ये एक अलग फैक्टर है। वोट परसेंट सबसे बड़ा फैक्टर है, उम्मीदवारों का उतारना सबसे बड़ा फैक्टर है। इसलिए ये कहानी की कविता के साथ निकल कर आ रही है कि वो अब तेलंगाना से उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगी। जब हम बात बीआरएस से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सीपीआई, हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भी अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। इस बार कम्युनिस्ट पार्टी भी कई सारी सीटों पर कोशिश कर रही है कि हम अपने कम्युनिस्ट उम्मीदवार उतारें, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम वो चेहरे हैं जो लेफ्ट की विचारधारा भी रखते हैं, जो राइट की विचारधारा भी रखते हैं, जो कम्युनिस्ट की भी विचारधारा रखते हैं और जो संघ और संगठन तमाम
विचारधारा रखते हैं। तो ये लोग इस बार जो है कम्युनिस्ट सीपीआई जो है इस बार कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को भी उत्तर प्रदेश में उतारने की तैयारी कर रही है। ये 10वें नंबर का सिलसिला, हम केवल दल बता रहे हैं आपको कि अब तक 10 दल हो गए जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। 11वें नंबर पर सीपीआईएम आ रहा है। उनका भी कहना है कि हम अपने गठबंधन को और मजबूत करने के लिए, अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। भले हम 40 सीटों पर उतरे, भले हम 10 सीटों पर उतरे, लेकिन उम्मीदवार उतारेंगे जरूर, क्योंकि इन लोगों ने बंगाल में भी यही किया था। सीटें निकले ना निकले डजंट मैटर, वोट परसेंट मैटर करता है, प्रत्याशियों का, उम्मीदवारों का वहां उतरना मैटर करता है। और अगर इन लोगों ने अपने उम्मीदवार उतारे तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का जो दंगल है वो बेहद दिलचस्प होगा और वोटों का जो बिखरा होगा वो काफी दिलचस्प होगा देखने लायक कि आखिर ये वोट परसेंट जाएगा किधर, किसके पाले में जाएगा और वोट इन दलों को करेगा कौन, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ और भी दल है। अभी प्रशांत किशोर ने जो है बांकीपुर में जीत हासिल की है। पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, पहला विधायक उनकी पार्टी से चुना गया और पहले विधायक बने खुद प्रशांत किशोर, वो भी बांकीपुर। वो बांकीपुर जो 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का किला कहा जाता था, अभेद किला कहा जाता, उसे उन्होंने ढहा और वहां का उन्होंने विधानसभा उपचुनाव जीता। और इस जीत के साथ कहानी ये निकल कर आ रही है कि अब जनसुराज जो है जेनजी वोट बैंक, युवा वोट बैंक को साधने के लिए, साथ लाने के लिए, ये बताने के लिए कि इस देश के युवा वोट बैंक के लिए एक नई पार्टी बनकर तैयार है जिसका नाम है जनसुराज पार्टी। वो अब उत्तर प्रदेश में आने वाली है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने वाली है। क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर ये कहा जाता है न ये तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं, न अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ऐसे ही इनकी नहीं बनती है। लेकिन अब यहाँ पर कहानी ये है कि प्रशांत किशोर अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं और 403 विधानसभाओं पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो फिर जो वोट है, जो यूथ वोट बैंक है, वो किस ओर जाएगा? क्या प्रशांत किशोर की वो वाली रणनीति जो बांकीपुर में काम की थी, या वो रणनीति जो बिहार में इन्होंने काम किया था, सीटें नहीं निकली थी लेकिन जो 3 से 4% का वोट बैंक आया था पूरे बिहार से, वो काफी नुकसान पहुंचाया था तेजस्वी यादव को, यानी लालू यादव की पार्टी को। अगर ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में होता है तो फिर जो ये वोट बैंक लेकर जाएंगे प्रशांत किशोर, ये किससे नुकसान पहुंचाएगा? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, समाजवादी पार्टी को पहुंचाएगा, कांग्रेस को पहुंचाएगा, चंद्रशेखर को पहुंचाएगा, स्वामी प्रसाद को पहुंचाएगा, ममता को पहुंचाएगा, किसे पहुंचाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन हमने बताया ना कि ये कहानी जो है अब पूरे देश से होते हुए उत्तर प्रदेश में आ रही है और अब उत्तर प्रदेश जो है वो अखाड़ा बनने जा रहा है, महाकुंभ का अखाड़ा बनने जा रहा है, जिसमें ये आपको तमाम, हमने केवल 13 दल बताए आपको कि ये 13 दल उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं या उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि इन 13 में कुछ और भी इजाफा हो जाए, इनमें 2-3 और नाम आ जाए, तेजस्वी यादव की पार्टी आ जाए, या हो सकता है कुछ और पार्टियां आ जाएं साउथ से जो कहें कि हम भी लड़ेंगे। ऐसा ना हो जाए कि तमिलनाडु से विजय आए और कहें वो भी हम भी चलेंगे उत्तर प्रदेश, हम भी युवाओं को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, विधानसभा के सीटों के लहजे से, पॉपुलेशन के लहजे से, तो ऐसे में ये चुनाव भी बेहद बड़ा होता है। और ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो दिल्ली का रास्ता तय करती है। दिल्ली में कौन बैठेगा, कब तक बैठेगा, कितनी देर तक बैठेगा, ये उत्तर प्रदेश से होकर तय होता है। और उत्तर प्रदेश में जो दल अपने उम्मीदवार उतार लेते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो दल लड़ लेता है, कहा जाता है कि वो बाकी राज्यों में ठीक ठाक अपना दमखम दिखाता है। तो ऐसे में जो ये दल आ रहे हैं, ये कितना दमखम दिखाएंगे और इनका प्रभाव इनके राज्यों में कितना बढ़ेगा, ये भी देखने वाली बात है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ये तमाम दल उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में नुकसान किसका होगा और फायदा किसको होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।